तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 सेट अब तक के सॉल्व करा दिए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 4 को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया जोश के साथ बैठ चुके होंगे और यहां पर हम अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो हम उसे सॉल्व कर लें। और क्या मतलब होता है भाई अनसॉल्व पेपर हल करने का? मतलब अनसॉल्व पेपर हल करने का मतलब ये है कि वो जैसा कोई प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो हम सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई। और अगर आप लोगों को 95 प्लस स्कोर करना है ना, तो सबसे पहले आप ये अनसॉल्व पेपर की क्लासेस जो मिल रही है इनको करते रहिए, और जो मैंने प्रत्येक चैप्टर की महातांडव क्लास दी है उसको आप जरूर कर डालिए। ठीक है, उससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा, इस भरोसे के साथ पढ़िए। पिछले साल जिन बच्चों ने पढ़ा उनसे आप पूछ सकते हो कितना अच्छा स्कोर गया उन लोगों का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों की कमेंट आती रहती है, आप लोग देखते रहते हो। ठीक है, तो भरोसे के साथ पढ़ो, आपका स्कोर बिल्कुल आपका जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न को। पहले नंबर के का पार्ट को देखते हैं। आपको पता है कि पहले नंबर में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाता है, तो पहला प्रश्न जो लिया गया है आपके सामने, ये आपको मैंने महातांडव क्लास में कराया भी है। इसमें लिखा मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित किसी समतल रेखाओं का समुच्चय है। एक समुच्चय है और उस पर जो है क्या है, एक संबंध दिया गया है। समुच्चय क्या है? समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है, और उसमें से दो रेखाओं में एक रिलेशन डिफाइन है। L1 जो रेखा है वो L2 पर क्या है, लंब है। ये आपको यहाँ पर संबंध दिया गया है। कहा जा रहा है समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध किस प्रकार होगा? सतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक? इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह संबंध सतुल्य होगा कि नहीं होगा। सतुल्य संबंध की परिभाषा में बताया गया कि कोई चीज स्वयं से संबंधित हो। ठीक है, तो अगर देखिए यहां पर हम मान लें कि जो L1 रेखा है वो L1 से ही संबंधित है। L1 क्या है? L1 से संबंधित और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करती है। जहां L1 जो है वो कहां से आएगी? दिए गए समुच्चय, यानी L क्या था? L था आपका, L था जो आपका वो समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय था। तो ये L, कैपिटल L क्या है? एक सेट है, समुच्चय है, और L1 कहाँ से आएगा? उस समुच्चय से आएगा, क्योंकि उसे समुच्चय पर ही संबंध दिया गया है। तो L1 रेखा L1 से संबंधित, ऐसा हम मान के चलते हैं। मान के चलेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन के आएगी? देखिए कंडीशन दी गई थी L1 L2 से इस प्रकार रिलेट है कि L1 L2 पर लंब है। अगर L1 L1 से संबंधित होगी तो क्या L1 रेखा लंब होगी L1 पर? आप बताइए, कंडीशन ये तो निकल के आएगी। L1 L2 से संबंधित तो L1 L2 पर लंब है। अगर L1 L1 से संबंधित है तो L1 L1 पर लंब होगी। अब आपको जो कंडीशन मिली है ये देखना है कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, देखिए सतुल्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने काम किया तो ये कंडीशन बन के आई, और अगर सतुल्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग ये कंडीशन सत्य होती है तो सतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या कोई रेखा स्वयं पर लंब होती है? नहीं, कोई रेखा स्वयं पर लंब हो ही नहीं सकती है। लिखेंगे जो कि असत्य है। क्या है भाई? जो कि असत्य है। और अगर ये कंडीशन असत्य है तो ये आपका सतुल्य नहीं है, नीचे आप लिखोगे। फिर बात करेंगे सममित संबंध की। सममित संबंध की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो B, A भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर A के स्थान पर L1 है और B के स्थान पर L2 है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। L1 L2 कहाँ से आएंगे? दिए गए समुच्चय से आने चाहिए। ठीक है, तो अगर L1 L2 से संबंधित और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो कंडीशन ये थी कि जो L1 रेखा है वो L2 पर लंब है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L2 लंब है L1 पर? तो आप कहोगे जी बिल्कुल। अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है, ये रेखा इस पर लंब है, तो ये भी इस पर क्या होती है भाई? लंब होती है। इनके बीच का भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चाहे L1 लंब L2 पर लिखें या L2 लंब L1 पर लिखें। तो देखिए जब L1 L2 से संबंधित था तो L1 लंब L2 पर था। अब L2 लंब L1 पर हो गया तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि L2 L1 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो मैंने क्या कहा? सममित की ही परिभाषा तो होती है। अगर L1 L2 पर लंब है, ठीक, या L1 L2 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, और इसी कंडीशन से अगर हम L2 L1 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में सिद्ध कर दें तो ये संबंध क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। लिखेंगे अतः जो ये संबंध हमारा R है क्या भैया? सममित है कि नहीं? सममित है। अगर संक्रामक की बात करें तो संक्रामक ऐसे नहीं होगा। देखिए एक रेखा दूसरी पर लंब है। संक्रामक में क्या होता है कि अगर A B से संबंधित है और B C से संबंधित है तो A B C से संबंधित होना चाहिए। तो अगर L1 रेखा हमारी लंब हो गई L2 पर, और हम साथ में कह दें कि जो L2 रेखा है वो लंब हो गई L3 पर, ठीक, तो जैसे एक L1 रेखा है ये L2 पर लंब है। ठीक है, और L2 रेखा जो है वो L3 पर लंब है। देखिए भाई
L1 रेखा जो है ये हमारी मान लीजिए L1 रेखा है, ये हमारी L2 पर लंब है और L2 जो रेखा है वो L3 पर लंब है। बहुत ध्यान से समझिएगा, L1 रेखा इस L2 पर लंब है और L2 जो है ये L3 पर लंब है। तो क्या L1 L3 पर लंब है? अगर ये कंडीशन सिद्ध हो जाए तो ये संक्रामक होगा। तो L1 L3 पर लंब नहीं होगी कभी भी, ये क्या होगी? समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये संक्रामक भी नहीं होगा। क्या होगा भैया? ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक, तो जो रिलेशन आपको दिया गया है, जो रिलेशन आपको दिया गया है उसमें संबंध हमारा ना स्वतुल्य है और ना संक्रामक है बल्कि सममित है। ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो संबंध है वो हमारा सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो और भी जबरदस्त है, मैंने ये भी आपको आव्यूह वाले चैप्टर में कराया है महातांडव क्लास में, कि यदि आव्यूह ए और बी की कोटियां दी हो, तो मैंने कहा था आव्यूह ए की कोट यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, m क्रॉस n है और आव्यूह बी की जो कोट दी गई है वो n क्रॉस p दी गई है। तो मैंने कहा था कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कोट क्या आएगी? इसको छोड़ देंगे भैया, इसकी कोट आ जाएगी m क्रॉस p। m क्रॉस p कोट का आएगा इन दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लाई। ठीक है, m क्रॉस p कोट का आव्यूह आएगा जब इन दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। अब जो गा पार्ट क्वेश्चन है इसमें तो भैया आप लोगों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि आप लोग महत्तम पूर्णांक ही नहीं जानते हैं पहली बात क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सवाल लगाने में दिक्कत हो सकता है आप रट भी लें, लेकिन रटिए मत। महत्तम पूर्णांक का क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना है। देखिए गा पार्ट में क्या दिया गया है, गा पार्ट में, तो गा पार्ट में यहाँ दिया गया है कि माना जो ये हमारा x है, यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा है इसको बताया गया है कि उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है। किसको प्रकट कर रहा है? महत्तम पूर्णांक को जो x से कम या उसके बराबर है। ध्यान से समझिएगा, x यहाँ पर वो वैल्यू है जो या तो उस पूर्णांक से कम है और या तो फिर उसके बराबर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर fx बराबर आपको ये आपको दिया गया है ब्रैकेट के अंदर x, तो अगर हम x का मान रख दें 1 कितना रख दें, जैसे मान लीजिए हम रख देते हैं 1.03। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर हमने लिख दिया 1.4। ठीक है, तो जब हम 1.4 रखेंगे तो महत्तम पूर्णांक की जो वैल्यू आएगी हल करने पर वो 1.4 नहीं आएगी, या तो 1.4 से कम आएगी या तो 1.4 ही होगी। ठीक, तो हम लगभग वैल्यू इससे कम जब लिखेंगे सही वैल्यू तो 1 लिखेंगे, लेकिन 1.4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, महत्तम पूर्णांक का मतलब यहाँ पर है जो पूर्णांक आपको लिखना है। 1.4 कोई पूर्णांक तो है नहीं, तो जब इसका महत्तम पूर्णांक लिखेंगे तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, या तो फिर हम 1.4 लिखते हैं लेकिन 1.4 हमारा पूर्णांक है नहीं। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर 2.4 लिख दें, 2.4, तो 2.4 का जब महत्तम पूर्णांक लिखा जाएगा तो महत्तम पूर्णांक यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। ठीक है, और या तो फिर 2.4 होना चाहिए, लेकिन 2.4 तो भैया होगा नहीं क्योंकि 2.4 पूर्णांक है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णांक आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि x उस महत्तम पूर्णांक को व्यक्त करता है, या तो वह वही संख्या हो जाए पूर्णांक और या तो उससे छोटी हो जाए। तो 2.4 का जो पूर्णांक होगा करीबी उससे कम 2 ही तो होगा आपका। इसी तरीके से जैसे हम कहें आपसे कि यहाँ पर 4 का महत्तम पूर्णांक तो आप कहोगे 4 ही होगा भाई। ठीक है, हमने क्या कहा? महत्तम पूर्णांक या तो वो संख्या हो या तो उससे कम हो, तो 4 तो ऑलरेडी पहले से पूर्णांक है, तो इस 4 का महत्तम पूर्णांक 4 ही आएगा। अब मेरी बात को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि एक fx हमारा फलन दिया गया है। ठीक है, बराबर आपको दिया गया महत्तम पूर्णांक, यहाँ पर x दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन। जो फलन हमारा परिभाषित है वो रियल टू रियल परिभाषित है, मतलब जो इस फलन का प्रांत आएगा वो एक वास्तविक संख्या से आएगा और जो सह प्रांत आएगा वो भी वास्तविक संख्या से आएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने वास्तविक संख्या ले लिया 1.4 वास्तविक संख्या है, तो जब इसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे यानी जब fx में वैल्यू रखेंगे f 1.4, तो हमको महत्तम पूर्णांक 1.4 की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो हमने कहा कि महत्तम पूर्णांक की जो वैल्यू होती है या तो वह पूर्णांक होती है तो वही संख्या होती है तो उससे कम होती है। तो 1.4 के करीब जो पूर्णांक है वो 1 है, इससे अधिक 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ा नहीं, प्रश्न में साफ साफ लिखा है x से कम या उसके बराबर, या तो इसके बराबर होना चाहिए और या तो इससे कम होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। अब 1.4 कहाँ पूर्णांक है? तो 1.4 जब सह प्रांत में एक वास्तविक संख्या रखी तो हमको जब इस फलन में रखा तो हमको इसका वैल्यू कितना मिला? 1।
इसी तरीके से अगर अभी हम 1.5 के निकालेंगे तो क्या हमको कुछ और संख्या मिलेगी? नहीं, 1.5 के लिए भी महत्तम पूर्णांक हमारा कितना होगा? तो आप कहोगे 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो महत्तम पूर्णांक है या तो वो संख्या हो और या तो उससे कम हो। तो उससे 1.5 से पूर्णांक कम कौन सा होगा भैया? 1 होगा। ठीक, 1.5 तो हमारा पूर्णांक होगा नहीं, तो इससे कम 1 पर आएगा। तो 1.4 के लिए निकाला तब भी 1 आया, 1.5 के लिए निकाला तब भी 1 आया। इसी तरीके से 1.6 के लिए निकालेंगे, 1.7 के लिए निकालेंगे, 1.8 के लिए निकालेंगे, तब भी 1 ही आएगा। जब तक 2 नहीं जाएंगे तब तक महत्तम पूर्णांक आपका 2 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कई सारी संख्याओं के लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। जब बहुत सारी संख्याओं का एक प्रतिबिंब बने तो वो कभी एक ही हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये फलन भैया एक तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात, आच्छादक के लिए सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर सहप्रांत भी परिसर के कभी बराबर नहीं होगा। जब सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा तो ना ये फलन आच्छादक होगा और एक तो ये पहले से नहीं रह गया। तो ये फलन जो होगा ना एक होगा और ना ही आच्छादक। याद रखना भैया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए ज़्यादा देर तक समझाएं। आगे बढ़ते हैं। घा पाठ में कहा गया कि अवकल समीकरण दी गई। यहाँ पर अवकल समीकरण देखिए दी गई, आप ऐसे देखिए प्रश्न अपनी स्क्रीन पर लिखा 9 d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस d/dx का होल स्क्वायर प्लस x d/dx प्लस 1 = 0 की घात होगी। जब भी किसी अवकल समीकरण की घात निकाली जाती है तो मैंने आप लोगों को बताया था, परिभाषित होने के लिए बताया था, तो ये परिभाषित तो ऑलरेडी पहले से। अगर इसमें हम घात की बात करें तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है तो आप कहोगे 2 बार हुआ है। उसकी कितनी पावर है तो आप कहोगे 2 है। तो इसकी जो घात हो जाएगी अवकल समीकरण की वो 2 हो जाएगी। जो मैक्सिमम अवकलज किया गया उसकी पावर जो होगी वही उस अवकल समीकरण की क्या होगी भाई? पावर होगी। तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है और उसकी पावर कितनी है? 2, तो 2 हो जाएगा आंसर। आगे बात करें अंगा पार्ट में दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, अंगा पार्ट तो बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कक्षा 11 में, कि जो एकांक लंबकोणीय वेक्टर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है स्वयं का वो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे अगर आगे बात करें तो अंगा पार्ट में आपको दिया गया है I.I जिसकी वैल्यू 1 होगी, फिर जे कैप माइनस के कैप। अब I.I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। -1 + 1 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से सभी बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे का पार्ट। दूसरे का पार्ट में दिया गया कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना होगा, है ना। तो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, कोसेक इनवर्स थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स 1/थीटा, या कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो 1/x के बराबर होता है। तो इस कोसेक इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं या करके साइन इनवर्स 1/2। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन कितने की वैल्यू होती है? तो आप कहोगे साइन π/6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। तो ये आपका आ जाएगा π/6। और देख लीजिएगा ये π/6 जो होना चाहिए वो साइन की रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। साइन की रेंज क्या होती है? -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, उसके बीच की वैल्यू है, अर्थात ये मुख्य मान हमारा 100% सही है। मैंने आपको मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना अच्छी तरीके से सिखाया, 1 शॉर्ट क्लास देख लीजिए। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। खा नंबर देखिए, अभी आपके पास वक्त है, अगर आपने नहीं देखा है खा पार्ट देखिए, लिखा है x² समाकलन करना है x² e की पावर x³ लिखा है। कह रहे हैं कि इसका जो है समाकलन कीजिए। खंडसा समाकलन आप लोगों ने सीखा होगा, लेकिन यहाँ खंडसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। x³ का अवकल गुणांक x² इस फलन में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि x³ बराबर t। x³ का अवकलन कितना हो जाएगा? 3x² और dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो x² dx बराबर आपका आ जाएगा भैया dt/3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये I बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? x² dx के स्थान पर आप लिख सकते हो dt/3। अब देखिए x² और dx के स्थान पर dt/3 हो गया। e की पावर x³ मतलब ये हो जाएगा e की पावर t, क्योंकि x³ को t माना गया। अचर पद क्या कर लेते हैं भैया? अवकलन या समाकलन करते वक्त बाहर कर लेते हैं। तो e की पावर t का t के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। e की पावर t का समाकलन कितना होता है? e की पावर t ही होता है प्लस c। अब t की वैल्यू देखिए, t हमारी मानी हुई वैल्यू थी, तो t किसके बराबर माना गया था? x³ के बराबर, x³ प्लस c। कितना आसान है भैया, है।
कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। जितने विद्यार्थी देखिए भैया लाइव जुड़े हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मनोबल मिलता है और उसी मनोबल के साथ मैं आप लोगों को पूरे जोश के साथ क्लास देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन गा पार्ट में दिया गया है साइन कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। पहले इसको y के बराबर हम मान लेते हैं कि माना y बराबर जो फलन दिया गया साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा d/dx। अच्छा, इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम x मान के चलें तो हमने साइन x का अवकलन पढ़ा है, कितना होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x के स्थान पर कितना है cos x स्क्वायर लिख दिया। फिर जो x के स्थान पर है उसका अगेन अवकलन करेंगे तो x के स्थान पर है cos x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा dy/dx cos, और ये आपका हो जाएगा cos x स्क्वायर। अच्छा, cos x स्क्वायर के अगर अवकलन करना हमें तो हम जानते हैं x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मन में ये मान के चलेंगे कि ये x लिखा है। अब cos x का अवकलन कितना होता है माइनस साइन x, तो हम लिख देंगे माइनस का साइन x के स्थान पर क्या है x स्क्वायर। तो x के स्थान पर x तो है नहीं, तो जो है उसका फिर कीजिए, मतलब अगेन अवकलन हो जाएगा किसका भैया x स्क्वायर का। चलिए इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर इनटू में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का गुणा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x। अब इसको सुव्यवस्थित करके आप लिख लीजिए तो dy/dx बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2x, है ना, 2x आगे ले आए और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। बताइए कितनी आसानी के साथ अवकलन हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घा पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो घा पार्ट में ये बोला जा रहा है कि सदिश, देखिए यहाँ पर सदिश दिया गया है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप की दिक्वज्याएं ज्ञात कीजिए। जब किसी सदिश, कोई सदिश हमारा इस टाइप का दिया जाए, देखिए कैसा सदिश दिया जाए, जैसे मान लीजिए वेक्टर r इक्वल टू हमको दे दिया जाए ai कैप प्लस bj कैप और प्लस ck कैप, और इसकी हमको दिक्वज्याएं निकालनी हो तो दिक्वज्याएं होती हैं a अपान में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस करके होती है कामा b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कामा c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये दिक्वज्याय का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी दिक्वज्याय निकालेंगे तो a के स्थान पर 1 है और अपान में अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, j के गुणांक का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और k के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर 1 बटे कितना आ जाएगा अंडर रूट 6। इसी तरीके से यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो 1 बटे अंडर रूट 6, यहाँ पर c बटे ये लिखेंगे c की वैल्यू कितनी -2, तो -2 अपान में अंडर रूट 6। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई बताइए। तो अब हम चलिए बढ़ेंगे इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, पूरा सेट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे प्रश्न अभी के अभी तुरंत सॉल्व करेंगे, है ना। ये सेट नंबर हमारा 4 चल रहा है, अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आप व्यू का है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई भी कठिन वठिन क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है अंगा पार्ट 2x प्लस y बराबर आपको दिया गया है 1 0 -3 2, ठीक है। उसके बाद y बराबर आपको दिया गया है 3 2 1 4 और आपसे कहा जा रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। इस y का मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए 2x प्लस y का मान कितना है 3 2 1 4। उधर आपका कितना अवयव है 1 0 -3 2। ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 1 0 -3 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो जैसे संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो माइनस की हो जाती है, वैसे ही आप भी उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3 2 1 4। समान कोट के आप भी होते हैं तो संगत अवयवों को घटाते हैं जोड़ते हैं। 1 से 3 जाएगा -2, 0 से 2 जाएगा -2, -3 -1 -4, 2 से 4 जाएगा तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जाएगा उधर
तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 2 गुणे में उधर जाएगा, आबू के प्रत्येक एलिमेंट के बट्टे में जाएगा, तो 2 इस 2 के बट्टे में आएगा तो इसको -1 कर देगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसके बट्टे में आएगा तो -1 बना देगा, इसके बट्टे में आएगा तो -2 बना देगा, 2 दूनी 4, और इसके बट्टे में आ गया तो -1 बना देगा। इस तरीके से हमको x की वैल्यू मिल गई। सिंपल क्वेश्चन था, बताइए कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के का पार्ट की ओर। ये आपका तुल्यता संबंध का है, महातांडव क्लास में आपको कराया गया है। आसान क्वेश्चन है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए किसी दिए गए संबंध को हम पहले सतुल्य सिद्ध करते हैं, फिर सममित सिद्ध करते हैं, फिर उसके बाद संक्रामक। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने कहा मान लीजिए कि हमारा एक फलन है, वो कुछ इस तरीके से परिभाषित है, तीसरे का हमारा का पार्ट है। कोई एक फलन जो है वो x to y परिभाषित है, मतलब कहने का ये मतलब उस फलन का जो प्रांत आएगा वो x से आएगा और उस फलन का जो परिसर आएगा सह प्रांत जो आएगा वो y से आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, एक फलन है, x में एक संबंध इस प्रकार दिया गया, रिलेशन आपको दिया गया है a, b, जिसमें जो फलन की वैल्यू है fa जो वैल्यू है वो fb के क्या है, आपस में बराबर है। तो जांच कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। सिंपल है, तुल्यता संबंध तो होगा ही भाई, इसको मैंने सिद्ध भी किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। तो सतुल्य संबंध में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होता है। तो जो परिभाषा होती है उसको मान लेते हैं, माना a, मान लीजिए पहला एलिमेंट a, आप b, b ले सकते हो, b से संबंधित है, a से संबंधित है, तो a से संबंधित है। ठीक है, और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल जो a आएगा वो हमारा x से आएगा। a कहाँ से आएगा, a हमारा x से आ रहा है, यानी x to y परिभाषित है ना। तो यहाँ पर a से आएगा, x से आएगा, x समुच्चय से आएगा। जब a b से संबंधित है तो fa की वैल्यू fb के बराबर है। तो आप बताओ जब a से संबंधित होगा तो fa बराबर fa होगा कि नहीं होगा? तो कोई फलन स्वयं के तो बराबर होगा ही। तो ये कंडीशन सत्य है कि नहीं? तो आप कहोगे जो कि सत्य है। अगर ये कंडीशन सत्य है तो क्या कहोगे, r हमारा क्या है भैया, सतुल्य है। r क्या है, सतुल्य है। अब आ जाएंगे हम सममित संबंध पर। क्या आ जाएंगे भैया, सममित संबंध की। देखिए जिसको महातांडव क्लास समझ में आई है वो इन क्वेश्चनों को ऐसे कर देगा भाई। सममित संबंध में क्या होता है, परिभाषा आपकी थी कि माना a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो आपका दिया गया है fa जो है वो fb के बराबर है। ठीक है, क्या इसी रिलेशन को हम बिना कुछ चेंजेस किए हुए इसको ऐसा लिख सकते हैं, fb बराबर fa? तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम fa बराबर fb लिखे या fb बराबर fa लिखे, बात तो एक ही है। तो देखिए जब fa बराबर fb था तो a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। अब fb बराबर fa, इसका मतलब जो है b, ab दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। और यही तो सममित की परिभाषा है कि अगर a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता तो b, ab दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लिखेंगे अतः जो r है हमारा वो क्या है, सममित है। r क्या है, सममित है। चलो संबंध हमारा सममित हो गया। आगे बात करेंगे संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन की। संक्रामक संबंध की परिभाषा बताई कि अगर a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और b, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो a, c दिए गए रिलेशन में दिखा दीजिए बिलोंग कर रहा है, बस वो संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो आपके यहाँ पर संबंध ये दिया गया कि fa बराबर fb, तथा हम मान लेते हैं कि जो हमारा b, c है, एक b, c है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो कंडीशन निकल के आएगी fb बराबर fc। क्योंकि जब भैया a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो fa बराबर fb है, fa बराबर fb। और अगर b, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो b के स्थान पर c हो गया, अर्थात fb बराबर fc। तो क्या इन दोनों समीकरणों से, इसको एक माने इसको दो माने, क्या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम ये लिख सकते हैं कि fa बराबर fc? तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। fa fb के बराबर है, fb fc के बराबर, तो b के स्थान पर fc लिखा जा सकता है समीकरण 1, 2 से। fa बराबर fc हो गया। अब आप बताइए जब fa बराबर fb था तो a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता था। अगर fa बराबर fc है तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हो कि हमारा जो a, c होगा, a, c वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा? और यही संक्रामक की परिभाषा है। अतः हम कह सकते हैं कि r जो होगा वो हमारा क्या है, संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक है। इस प्रकार हम लिखेंगे कि r हमारा सतुल्य है, r हमारा सममित है, r हमारा संक्रामक है, अतः r एक क्या है, तुल्यता संबंध है। इस तरीके से आपको किसी दिए गए संबंध को क्या सिद्ध करना होता है, तुल्यता सिद्ध करना होता है। बताइए कितना सिंपल है। चलिए भाई अब हम समय को लॉस नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तीसरे के खा पार्ट की ओर। जितने 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं अभी कभी सारे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे के खा पार्ट की ओर, ठीक है। दूसरे का खा पार्ट देखते हैं भाई। हाँ, बिल्कुल समय को लॉस नहीं करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको जितने भी हैं सारे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तीसरे का खा पार्ट दिया गया कि जांच कीजिए कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं, जब दो घटनाएं, देखिए खा पार्ट में दिया गया है, बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। अगर ई और एफ हमारे पास दो घटनाएं हैं, अगर ये स्वतुल्य है तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी कि नहीं होगी। और अगर हमको ये सिद्ध करना है कि ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपको सिद्ध करना है कि ई डैश और बी डैश, अगर हम बात करें तो हमको सिद्ध क्या करना है उसको हम पहले आपके सामने लिख देते हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटना है, अर्थात हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ये चीज़ सिद्ध करना है। आप बताइए, जब ई और एफ स्वतंत्र हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है कि नहीं। और अगर हमको ई डैश और एफ डैश को स्वतंत्र दिखाना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, यही चीज़ तो दिखाना है। बताइए ये चीज़ हमें दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये चीज़ प्रश्न में बोली जा रही। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश। प्रॉपर्टी आपको आती होगी तो कर ले जाएंगे। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश हो जाएगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर प्रॉपर्टी पता है तो आपको समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कहोगे जी होता है। आप देखिए यहाँ पर ये चल रहा है 1 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ आएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। अब आपको पता है इतनी चीज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आपको प्रश्न में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना दिया गया है, एफ दिया गया है। अब क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो भी माइनस का, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 और जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन लिए तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। और मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश होता है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। देखिए बराबर में चल रहा है, इधर क्या था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, यहाँ पर एक कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखा है, लिख देंगे इनटू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया। तो ब्रेकेट में क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देखिए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, और ये देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारा ई डैश व एफ डैश है वो क्या है भैया, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं तभी तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है कि जैसे इस प्रकार ये स्वतंत्र थी तो इनका मल्टीप्लाई इसके बराबर था, और यहाँ पर ई डैश ए डैश स्वतंत्र तो इनका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है, प्रूफ हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरे का गा पार्ट, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दे रहे हैं। तो तीसरे का गा लिखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x आर वर्धमान है। देखिए आपको एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, तो आप कहोगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 4x। हम करते क्या है, हम क्या करते हैं बताइए, हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
भैया हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा f डैश x, कितना मिलेगा 3x² माइनस का 6x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, और 4x का कितना हो जाएगा 4। f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब इसमें देखिए आपसे बता रहा है कि r पर वर्धमान, मतलब किसी भी वास्तविक संख्या के लिए वर्धमान, हम क्या करते हैं जब f डैश x में किसी भी संख्या को रखते हैं और उसका मान हमें 0 से अधिक मिलता है तो हम कहते हैं कि उस अंतराल में या उस नंबर पर जो फलन है हमारा क्या वर्धमान है, और अगर 0 से कम मिलता है तो ह्रासमान। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक r के लिए यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए यहाँ पर जो f डैश x की वैल्यू आएगी आप खुदे निकाल के देख लो, कोई भी वास्तविक नंबर ले लो, ऋणात्मक ले लो धनात्मक ले लो, आपको ऑलवेज संख्या धनात्मक ही मिलेगी। रख के चेक कर लो, -1 रखें, चलो -1 रख दिया तो +1 हो जाएगा 3, यहाँ -1 रखेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, 6 3 9 4 13, बताओ हो गया कि नहीं। आप कोई भी ऋणात्मक संख्या रख लो, कोई भी धनात्मक संख्या रख लो, आपको ऑलवेज इसे सॉल्व करने पर एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा जो कि 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो प्रत्येक r के लिए f डैश x की वैल्यू क्या होगी भैया 0 से बड़ी होगी। अतः r पर जो फलन fx है वो क्या है वर्धमान है, क्या है वह वर्धमान है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे के घ पार्ट की ओर। किस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, तीसरे के घ पार्ट की ओर। तीसरे का घ पार्ट देख लेते हैं। तो तीसरे के घ पार्ट में दिया गया है मान ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा इसमें त्रुटि हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। इस प्रश्न में दिया गया मान ज्ञात कीजिए I बराबर लिमिट 0 टू यहाँ पर π/2 है, x/2 लिख गया है, dx अपान में 1 प्लस अंडर रूट कितना है आपका tan x। थोड़ा सा सरल कर लीजिए, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, कई बार मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ। इसे आप सही करके लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू π/2 dx अपान में 1 प्लस अंडर रूट tan x को ले सकते हो अंडर रूट साइन x, और बट्टे में कितना हो जाएगा अंडर रूट cos x, हो जाएगा कि नहीं। तो I बराबर आपका हो जाएगा ये लिमिट 0 टू π/2, या अंडर रूट cos x ऊपर आ जाएगा अंडर रूट cos x, और अंडर रूट cos x का गुणा 1 से हो जाएगा, तो अंडर रूट cos x प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन x, और ये आपका हो जाएगा dx। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम एक 20 सेकंड का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो I बराबर देखिए, अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हम लगा देंगे प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट 0 टू π/2 हो और ये fx हो, π/2 छोड़ो यहाँ पर a हो, तो प्रगुण होता है हमारा लिमिट, क्या होता है लिमिट 0 टू a f(x माइनस a), मतलब x से अपर लिमिट को हम माइनस कर देते हैं, तो वही प्रगुण यहाँ लगाएंगे। तो I बराबर लिमिट 0 टू π/2 अंडर रूट cos x माइनस π/2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई, आप लिमिट से क्या करते हैं भैया x को माइनस करते हैं, तो यहाँ लिमिट कितनी π/2 से x को माइनस करके लिखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, और ये आपका इसी तरीके से ये आपका साइन थीटा मतलब साइन x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा dx। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 2 को जोड़ोगे I कितना हो जाएगा 2I, और इन दोनों में कॉमन LCM कितना मिल जाएगा अंडर रूट साइन x प्लस cos x। लिमिट कितनी है π/2 0 से, ऊपर अंडर रूट साइन x अंडर रूट cos x जुड़ जाएगा, तो ये अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा dx, सेम वैल्यू कट जाएगी, तो यह आ जाएगा लिमिट 0 टू π/2 और ये हो जाएगा dx। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2I बराबर dx का समाकलन कितना हो जाएगा x, लिमिट कितनी दी गई 0 से π/2, तो 2I बराबर लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट π/2 फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 0, तो I बराबर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा π/4। ये क्वेश्चन तो सभी की जुबान पर रटा हुआ, इतनी बार आप लोगों ने इसे पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस ये लैंग्वेज थोड़ा सा सवाल में जो है इधर उधर कर देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सवाल बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर, है ना, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रब कर दे भैया इसे, हाँ ठीक, रब करते हैं और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई चौथे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। चौथे का पार्ट देखते हैं। चौथे का पार्ट, चौथे के का पार्ट में दिया गया है कि -1,0,2 और एक दूसरा बिंदु आपको दिया गया है 3,4,6। ठीक है,
से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है इसको सदिश रूप में लिखिए। वेक्टर ए बराबर हम लिख लेते हैं, ये माइनस का आई कैप प्लस का ये हो जाएगा 0j कैप प्लस का ये 2k कैप, और इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे। इसको वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो वेक्टर r बराबर होता है वेक्टर a प्लस का लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, जिसको सूत्र आता होगा तुरंत कर लेगा। तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a के स्थान पर कितना है, माइनस का i कैप, जीरो वाला लिखो चाहे ना लिखो, प्लस का 2k कैप और प्लस का लैम्डा। वेक्टर b से a को घटाना, b से a को घटाओ, 3i से i जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा। देखिए 3i से घटाओगे माइनस आई तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा 4j से 0j घटाओगे तो ये आपका 4j ही रहेगा, 4j कैप। 6k से 2k घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा। आप जब घटाओगे तभी वेक्टर b माइनस वेक्टर a मिलेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा सदिश समीकरण। सिंपल क्वेश्चन था भैया, फालतू के 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खा पार्ट। खा पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। खा पार्ट में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता दी गई है 5/11, और दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो कितना दिया गया है 7/11। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे, तो सूत्र लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तब हमको पता चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर यहाँ रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 7/11। एक हर ले लेंगे क्योंकि सबका हर सेम है, 6 5 11, 11 से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, मतलब ये 4 कितना आ जाएगा 11। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, ठीक है, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 4/11, और बटे में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी तो आप कहोगे 5/11, है ना। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर आपका आ चुका है 4/5। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आज स्पीड थोड़ा तेज है, क्यों इसलिए तेज है क्योंकि अंसाल पेपर में भैया बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको हर स्टेप तो हम बताते जा रहे हैं, वैसे भी आप लोग बोर होने लगते हो तो स्पीड तेज करके देखते हो, तो हम पहले से स्पीड बना दिए, बस इतना ही फर्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गा पार्ट, ठीक है। खा पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं अभिलंब वाला है, गा पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। गा पार्ट में कितना दिया गया है, गा पार्ट में दिया गया है कि ए और बी को लुप्त करके y बराबर आपको दिया गया है a साइन x प्लस बी का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जब भी किसी दिए गए समीकरण का अवकल समीकरण ज्ञात करना हो, उसमें जितने अचर हो उतनी बार उसका अवकलन कर दीजिए। इसमें a और b 2 अचर हैं, 2 बार इसका अवकलन कर दीजिए। एक बार अवकलन करने पर ये d/dx हो जाएगा, a बाहर, साइन x प्लस बी का अवकलन कितना हो जाएगा cos x प्लस बी, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा d2y/dx²। पुनः अवकलन इसलिए करें क्योंकि 2 चर उपस्थित है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो जाएगा a cos x प्लस बी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x प्लस बी, कितना हो जाएगा माइनस साइन x प्लस बी। अब अगर ध्यान से देखो तो d2y/dx² बराबर, देखिए यहाँ पर a हो गया, माइनस लगा दिया, सॉरी छोड़िए माइनस लगा दिया, इस a साइन x प्लस बी के स्थान पर देखिए यहाँ पर y के बराबर, इसको y लिख दिया, और यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से लिखा। कहाँ से लिखा भैया, समीकरण 1 से लिखा कि a साइन x प्लस बी जो है y के बराबर। आगे माइनस लगा था, माइनस लगा, इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y में dx² y इधर आ गया प्लस का y बराबर 0। तो ये इस रेखा का क्या हो जाएगा अवकल समीकरण हो जाएगा। याद रखना किसी समीकरण में जितने अचर पद होंगे उसको उतनी बार अवकलित करेंगे तब जाकर के अवकल समीकरण हमें मिलेगी। अवकल समीकरण में कोई भी अचर पद नहीं होता है, उसको विलुप्त करना होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत सेट नंबर 4 के 1 नंबर और 2 नंबर वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट क्लास में 5 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, फिर इसी तरीके से सारे सेट आपको हम बहुत ही जल्द सॉल्व करा देंगे इसी माह में, क्यों टेंशन ले रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।